जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और पाकिस्तानी वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है डेली स्वैग। आप सभी को पता है काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, वो भी यूट्यूबर्स के बीच में। उसके बारे में शायद कुछ बात करी होगी और देख लेते हैं। जो इन्होंने टाइटल लिखा है, इंडियाज फॉरेन रिजर्व क्रॉस 600 बिलियन। तो जो हमारा जो रिजर्व बैंक में जो हमारा डॉलर पड़े हुए हैं वो हमारे 600 बिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं इस टाइम पर। उसके बाद लिखा है, इंडिया बीट चाइना बिकम मोस्ट अट्रैक्टिव इमर्जिंग इकोनॉमी। ये तो सबको ही पता है कि कौन इमर्ज कर रहा है इस समय पर। तो चलिए देख लेते हैं क्या बात निकल कर रही है। पाकिस्तान की क्या थिंकिंग है, जो एक एक पैसे के लिए मोहताज है और भारत के पास 600 बिलियन डॉलर रखे हुए हैं रिजर्व बैंक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको याद दिला दूं कि हमारे 80 सब्सक्राइबर कम हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाएं। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर नाम आपका? ख्वाजा नैयर। क्या करते हैं? वकील हूँ यार। माशाल्लाह से लॉयर साहब हमारे साथ मौजूद है। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि फॉरेन रिजर्व किसी भी मुल्क के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं तो किसी भी मुल्क का उतार चढ़ाव का अंदाज़ा किस बात से लगाया जाता है? फॉरेन रिजर्व से लगाया जाता है। क्या फॉरेन रिजर्व ये इतनी ज़रूरी क्यों है? हर तरफ फॉरेन रिजर्व की बात क्यों होती है? देखें, फॉरेन रिजर्व से ही किसी मुल्क की इकॉनमी रन करती है और बज़ाहिर मादी लिहाज से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब सरमाया, उसी से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का चलता है। पाकिस्तान का डेली का जो रेवेन्यू है वो आज तक पब्लिश नहीं हुआ कितना होता है। दूसरी बात इसमें यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहाँ से चली गई, मगर जो ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे इस वक्त प्रवेल कर रही है, जो पब्लिक सर्वेंट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं, यकीन करें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम या जिस तरह की जो दीगर जो तीन मस्कीन बच्चों के जो अदारों को जो खैरात में मिलते हैं, इनको बिजली फ्री मिलती है, इनको जी मुलाजम फ्री मिलते हैं, इनकी मराहत ख़त्म नहीं होती हैं और ये मुस्तहकीन में फ़ॉल करते हैं। यही बेसिकली इस मुल्क को गुज़श्ता कई दहाइयों से तसल्ली से बरगुज़ीदगी के दावे करते हुए खा रहे हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह मोअज़्ज़ज़ भी हैं। ओए होए होए, आपने तो बड़े इंकशाफ कर दिए। सर यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरी तरफ दूसरे किसी मुल्क की। आज अगर हम बात करें तो हमारे पड़ोसी मुल्कों में से आप देखें, बांग्लादेश को देख लें। बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व हमसे ज़्यादा है। आप बात कर लें अफ़गानिस्तान के हम ज़्यादा हैं। आज इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, दुनिया के तीसरे नंबर पर आ गया फॉरेन रिजर्व के हवाले से। 600 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन रिजर्व उनके पास है। सर इतना बड़ा भंडार बना लिया उन्होंने, कैसे सर? बात यह है कि इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में नेशनल अप्रोच कौमी जुर्म है। कोई बंदा इस मुल्क के लिए काम करे या अपने अदारे के लिए काम करे, वो इबरत का निशान बन जाता है। नेशनल इज़म इधर पनपने ही नहीं दिया जाता। इसकी सादा सी मिसाल आपको मैं दे देता हूँ। आप तो ये सारे फैक्ट्स मीडिया पे क्लियर हैं, न्यूज़ चैनल्स पे क्लियर हैं कि 2018 के इलेक्शन में कौन कौन से ममालिक ने इन्फ्लुएंस किया और पाकिस्तान में कौन कौन से रिजल्ट्स आए। और अब आके ये जो PDM की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, कौन कौन से ममालिक ने इंटरफियर किया तो और कौन कौन से रिजल्ट आए। खुद मुख्तारी कहाँ पे है जी, हमें खबर। पाकिस्तान के अंदर मैंने आज तक जितने भी वकील देखे, शायद मुझे एक दो ही सेंसिबल वकील लगा है। इन्होंने भी ये राग छेड़ना चालू कर दिया, भाई आपका देश है, आपके देश में कौन इंटरफेयर कर सकता है। यार कैसे अजीब अजीब से तुम बातें करने बैठ जाते हो। आपका मुल्क है, आपकी सरकार है, आपकी मिलिट्री है, आपने अपनी पूरी कंट्री में अपना कंट्रोल ले रखा है। उसके बाद भी आप लोग ये बोलते हो कि हमारी सरकार को गिरा देगा, बाहर से लोग कंट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान को। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो मानो, पूरी गवर्नमेंट को मानना चाहिए कि हाँ ऐसा ही इमरान खान पढ़ने लगे ऐसे ऐसा हिला रहा था, उसको तुम लोग सच मान ले। तो वकील पढ़े लिखे सेंसिबल बातें करने वाले, टॉपिक पे बात करने वाले, सबूतों के साथ बात करने वाले, तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? तुम पैसे के मोहताज हो, तुम डॉलरों की वजह से अपनी फॉरेन पॉलिसी बदलते रहते हो। तुम हर किसी के यहाँ पे जाके काम करने लग जाते हो डॉलरों के लिए। इस बात को तो मानो। बोलते हो कि दूसरी कंट्रीज के लोग हमारी कंट्री में आके ये सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। खबरें सुनने को मिलती हैं, दुबई इतने पैसे दे रहा है, सऊदी अरब इतने पैसे दे रहा है, अफगानिस्तान के साथ डील चल रही है जी, चाइना इतना दे रहा है। तो खुद मुख्तारी कहाँ पे किराए का मुल्क है भाई मेरे। और जिस मुल्क के पास अपने रेवेन्यू एक दिन का नहीं हिसाब दे सकते कि कितना है, हमें ये डराते हैं जी डॉलर ऊपर निकल गया, ये इधर निकल गया, वो उधर निकल गया। ये खुद तो मेरा भाई कहीं नहीं ना निकले, ये मुतमिन है ना। और कौन सी चीज़ किसके इल्म में नहीं है। फॉल ऑफ ढाका पे जो हमूदुर रहमान कमीशन है वो पढ़ा नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की रेलिवेंट प्रोविजन पढ़ी नहीं जा सकती। आखिरी और कुल खुलासा पाकिस्तान के हर मसले का आपको एक बात बता दूं,
अदलिया हो, सहाफ़त हो, ब्यूरोक्रेसी हो या वो हो जो किसी को जवाब देनी है। और माफिया की डेफिनेशन जो आसफ सईद खोसे ने हाई कोर्ट में बैठ के सुप्रीम कोर्ट में बैठ के की थी, ना उसकी डोमेन है, ना वो लॉ है, ना उसका अख्तियार था। माफिया इनको कहते हैं जो किसी को जवाबदेह नहीं होते और आपस में सलाह मशवरा करके जो है वो चलते हैं। जिस तरह हमारी अपनी बार की लीडरशिप है, जाली वकला जो हैं, जो फेक डिग्री होल्डर हैं, दे हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय द सेटल्ड ग्रुप्स। और उनको जब कोई पूछ नहीं सकता, हम डिग्री लेके खजल हो रहे होते हैं। 20-20 साल हो गया मैं वकालत में, जाली डिग्री वाले 10 मेंबर पंजाब बार काउंसिल डी-सीट हुए हैं, अजमतों की बुलंदियां और सारा कुछ आपके सामने है। ये सब लफाजी है। इस मुल्क में जब तक नेशनल अप्रोच प्रवेल नहीं करेगी कुछ नहीं होना। ये मुल्क 71 में टूटा था और मुस्तकबिल करीब में भी अगर यही पैटर्न रहा तो ज़ाहिर बात, अगर मैं नशा शुरू कर दूंगा 1.5-2 साल बाद फुटपाथ पे पढ़ाऊँगा, तो इसी तरह जब इस मुल्क में नेशनल अप्रोच नहीं आएगी तो बर्बादी तो लाजम है। जितने मर्जी कलमे पढ़ लें, अबलीस रब का इनकारी नहीं है, रब के हुक्म का इनकारी था। तो ये जितनी मर्जी तस्बीहां पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, नमाज रोज़े हज ज़कात, मगर अगर इनका तर्ज अमल मनफी है तो बेड़ा घर की होगा। सर इंडिया चांद पर पहुंच गया, चंद्रयान 3। भाई देखे ना, उधर नेशनल अप्रोच है। बेशक वो एक हिंदू स्टेट है, वो हिंदुज़म को प्रमोट करते हैं, वो नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं, वो बाकी और किसी चीज़ को नहीं देखते। इधर जी अमेरिका के मफादात का हम दिफा करते हैं, इधर जी चाइना के मफादात का हम दिफा करते हैं, इधर तुर्की के मफाद। और कोई इस मुल्क के लिए काम करने वाला कोई आपके इल्म में है? अब्दुस्तारिदी पैसे इकट्ठे करता रहा, ठीक है जी, वह इंसार पर नहीं आया, पैसे इकट्ठे करता रहा। नेशनल वकार, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी तो बात ही नहीं ना करनी है आपने। वो तो ये नहीं कि इस मुल्क में ऐसे ही जैसे किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाए, नेशनलिज्म नहीं है। बाकी सरकारी मज़हब इस मुल्क का पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वही कुल हयाती हैं। 71 का जो है, जो इंसिडेंट है, उसकी एक लड़ी और आगे भी नियर फ्यूचर में इसी तरह होगा। जितने मर्जी कलमे पढ़ लें कुछ नहीं होगा। ये सर हमारे पास क्यों नहीं? देखिए वकील साहब ने ये बात तो सच बोली है, चाहे आप कितने भी कलमे पढ़ लीजिए, लेकिन आने वाले समय में जैसे आपके हालात है, आपके देश का दोबारा टूटना एक तरह से तय माना जा रहा है कि ऐसा होगा ही होगा। और साथ ही में वकील साहब की जहालत यहीं पर नजर आ जाती है कि वो तो हिंदू स्टेट है। तो महान जाहिल वकील साहब, हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे 14 से 15% मुस्लिम रहते हैं। जितनी आपकी पूरी आबादी है उससे ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं। यहाँ पे सिख रहते हैं, यहाँ पे जैन रहते हैं, यहाँ पे बुद्ध रहते हैं, यहाँ पे यहूदी जो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं वो रहते हैं, यहाँ पे पारसी रहते हैं, यहाँ पे अनगिनत धर्म जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं वो यहाँ पे रहते हैं और अच्छी तरह से अपने जीवन व्यतीत करते हैं, अपने धर्म को फॉलो करते हैं, हर काम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और हमारे भारत का संविधान भी उनको हर तरह का अधिकार देता है, आपका देश नहीं देता है। और आप सही बोल रहे, एक तरह देखा जाए तो आपके देश में जो नेशनलिटी, जिसके जो बोलते हैं राष्ट्रभक्ति, उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी है। वो किसी व्यक्ति के अंदर है ही नहीं, सिरे से खारिज है। ये बात सच है बिल्कुल। एक भी अंबानी, अदानी, रतन टाटा जैसा कोई एक भी बंदा जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे और इतने वेल्थ लेके आए पाकिस्तान के लिए कि पूरे पाकिस्तान की जितनी जीडीपी है उससे कहीं गुना ज़्यादा तो रतन टाटा की नेटवर्थ है। क्या कहना चाहेंगे? भाई मेरे इस मुल्क में जिस बंदे का बिजनेस कामयाब है ना, वो हिस्से देता है, और वो हिस्से ना दे तो वो कारोबार नहीं कर सकता। इसको कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम। अब जो इस मुल्क की हिफाजत के ज़ामन है, क्या उन्होंने इस मैटर पे प्रोसीड किया? इस मुल्क में नौजवान नस्ल इधर सड़कों पे नशे के इंजेक्शन लगा रही है, उनका ही ख्याल कर लें। हम तो चलो जिंदा है, चलो भाग दौड़ करके को खा पी लेते हैं। वो जो नशे करके बैठे उनको नशा कौन प्रोवाइड कर रहा है? उनको नशे से रोक नहीं सकते। ये जो अभी रिसेंटली ये बहावलपुर की साइड से जो इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, उसका कोई वाली वारस है। यानी कि इस मुल्क में अब जी चबुर्जी में बैठ के कह रहे हैं कि जनाब जी हमने इधर से वो फलानी जंग जो है इधर से होनी है। किधर? रब के नाम पे मज़हब, रब के नाम पे धंधा इस मुल्क पे होता है। रब माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि
जो रब के मज़हब पे धंधा करता है रब उससे साफ ज़रूर करता है, क्योंकि जो रब से फनकारी लगाता है रब उसको दवाई पूरी देता है। इनको समझ नहीं ना आती, उनको फिर रब समझाता, फिर उनसे देखकर दुनिया इबरत पकड़ती है 24 घंटे के लिए, बाद में फिर उसी मस्ती में। सर यहाँ पर हम बैठकर नारे लगाते हैं कि हम सबसे अफजल कौम, हमारे जैसा कोई कौम नहीं। क्या ये कौम का चूरन वाकई में ही हम अफजल कौम है? पूरी दुनिया में अगर हम इतने अफजल है तो दुनिया हमें फॉलो क्यों नहीं कर रही? आज अगर बात करें तो इंडिया के कल्चर पूरी दुनिया नॉमिनेट कर रही है, पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। नरेंद्र मोदी की तारीफ़ें अमेरिका तक झंडे गाड़ी हैं उस बंदे ने। हमारे पास कोई एक पॉलिटिशियन ऐसा क्यों नहीं आया जो कि पाकिस्तान को नॉमिनेट करे पूरी दुनिया के अंदर, हमारी भी तारीफ़ें हों? हम यहाँ पर सिर्फ ये कहते हैं हम अफजल कौम, बच्चों को भी यही पढ़ाते हैं। हमारी एसएसटी की किताब की पूरी दुनिया मजाक उड़ाती है कि आप सोशल स्टडी में बच्चों को पढ़ा के आ रहे हैं, दुश्मनी सिखा रहे हैं। सर ये तालीमी निज़ाम और ये हालात हमारे कब चेंज होंगे? जब तक अहम ओहदों पे बैठे अपने हलफ के मुताबिक, अपने दायरा अख्तियार के मुताबिक काम नहीं करेंगे, तब तक यही होगा। और दूसरी इसमें बात मेरा भाई ये है, इंडिया पाकिस्तान का चावल एक्सपोर्ट करता है, इंडिया पाकिस्तान का नमक एक्सपोर्ट करता है, डॉलरों में बेचता है, इंडिया पाकिस्तान का फल एक्सपोर्ट करता है, कॉटन एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? इधर जितने भी फॉरेनर वापस आते हैं पाकिस्तान से, ओवरसीज आते हैं, उनके सामान के साथ कस्टम वाले क्या करते हैं? वकील साहब, जाहिल वकील साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरे नंबर वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर चावल एक्सपोर्ट करने वाला है, चावल उगाने वाली जो कंट्री है वो हिंदुस्तान है। और जो एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री नंबर 1 है वर्ल्ड को, 40% चावल हिंदुस्तान देता है। और जाहिल वकील साहब, आपको मैं ये भी साथ साथ बताता चलूँ, नमक उत्पादन के मामले पे शायद दूसरे नंबर पर हम आते हैं। जिस नमक की आप बात कर रहे हो, आप रॉ मटेरियल देते हो, उसको हम फाइन करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, उसके बाद उस ब्लैक सोल्ट को, या हिमालय ब्लैक सोल्ट क्या नाम है उसका, इस तरह के नमक को हम उसके बाद मार्केट में उतारते हैं। तो इसी तरह जैसे हम चाइना से दवाइयों को कच्चा माल लेते हैं तो चाइना ये थोड़ा बोलने लग जाएगा कि हमारे माल को बेच रहे हैं। भाई साहब, उसको हम बना रहे हैं, उसको रिफाइन कर रहे हैं, उसको प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके बाद बेच रहे हैं। तुम में ताकत है, तुम क्यों नहीं बेच लेते हो? तुम तो दाल चीनी तक में मिलावट कर देते हो, तोलने तक में मिलावट कर देते हो। तुम 1 किलो लेने का सामान तुमसे कोई 75 ग्राम देता है। इस तरीके तुम्हारे व्यवहार है तो कोई तुमसे क्या करेगा? और बाकी तो बातें तुम्हारे जाहिलों वाले आगे पता चल ही जाएंगी जो भी होगा। अरे भाई देखो, बात ये देखो कि एक पाकिस्तानी शहरी जो 24 घंटों में 12-14 घंटे मेहनत करता है, वो अपनी चॉइस की ट्रांसपोर्ट खरीदने के लिए उसे 20 साल चाहिए। इधर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को आसाइशों में और लग्जरी आइटम्स में डाल दिया गया, और जिनकी वजह से इस पूरी कौम इस वेलने में रगड़ी जा रही है, वो आज भी मुस्तज़ है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। जी वालेकुम सर कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। सर नाम आपका? मियाँ नदीम शौकत। क्या करते हैं आप? मेरा मीडिया से तल्लुक़। ओके, ये फॉरेन रिजर्व की बात करूंगा, 600 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं उस मुल्क के जिसको हम अपना दुश्मन कहते हैं। पता किसे कहते हैं दुश्मन? जी बिल्कुल सबको पता है, पाकिस्तानी हो, मैं भी पाकिस्तानी हो तो हमारा भारत ही है, लेकिन उसके रिज़र्व मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि वो ज़्यादा हैं। लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि हमारे क्यों रिज़र्व बजाय इंक्रीज़ होने के वो डाउन हो गए हैं? ये सारी हमारी पॉलिसी, जो हमारी हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, ये आपके सामने हैं। इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं। अब देखिए, निगरान सेटअप में कभी ऐसे नहीं होता कि जब इलेक्शन करवाने हो तो कभी भी ऐसे नहीं होता कि अपना ही वज़ीर आज़म लगा दिया जाए मौजूदा हुकूमत का। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हम लोग ये देख रहे हैं ये चीज़ें, तो पहले तो हमने कभी नहीं देखा। ये होता है कि इंटरम सेटअप जब भी आता है वो मुतफ़िका होता है, हस्ब इख्तलाफ इक़्तिदार से मुशावरत करके और वो इलेक्शन करवा के चला जाता है। अब इनको ये खतरा है कि पता नहीं इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। तो जहाँ तक रिज़र्व की बात रह गई, ये हमने एक छोटा सा IMF जो हमारे हुक्मरानों के असहाब पे सवार हो गया था, उसने अभी एक छोटी सी किस्त दी है। तो वो किस्त को हम किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के लिए गाड़ियाँ आ गई हैं। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट से पहले गाड़ियाँ आई हैं। ACDC जो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक भूखी मर रही है, खाने को आटा नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, तेल नहीं हमें मिल रहा है।
अवाम खुदकुशियाँ कर रहे हैं प्यारे भाई, और हम जो है वो राग लाप रहे हैं जी, हमने कर डाले, हमने पता नहीं कितना बड़ा टारगेट अचीव कर लिया, और वो अवाम पे बोझ पड़ रहा है बिजली की शक्ल में, गैस की शक्ल में। अब अवाम क्या करेंगे, अपने यूटिलिटी बिल देंगे या खाएंगे? सर एक न्यूज़ मैंने अभी देखी थी रिसेंटली, हॉस्पिटल्स के अंदर जनरेटर चलाने के लिए तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, और दूसरी तरफ इनकी गाड़ियां जा रही हैं और गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो हमारी जेबों से जा रहा है। या वो ये सर्विस हॉस्पिटल का एक वाक़या हुआ है कि वो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं तो उनको डीजल नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है। वो बिजली, चले बिजली को छोड़ें, बिजली चली गई है, जनरेटर स्टैंड पर उसके लिए डीजल नहीं है, कैसे आलमी है, हम किस मुल्क में रह रहे हैं? तो हमारा दुश्मन तो खुश हो रहा है कि ये वैसे ही मर रहे हैं, मुझे क्या ज़रूरत है इन लोगों के साथ जंग करने की, ये तो वैसे ही अपनी मौत आप मर रहे हैं। और ये देखें कि अभी भी हमें होश नहीं आ रही, हम लोग अभी भी उन्हीं पॉलिसियों के ऊपर लगे हुए हैं कि मैंने आगे जाना है, मैंने 5 साल फिर लेने हैं, मैंने करना है। ये क्या, ये अलमिया है? कायदे आज़म साहब ने हमें ऐसा मुल्क नहीं दिया था, ऐसी सोच में मुल्क नहीं बना था कि सिर्फ हर बंदे को अपनी जेब को देखे। अगर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपना देख रहे हैं। देखिए, असली जो दोगला इंसान था ना, जिसे मैं सबसे बड़ा दोगला मानता हूँ इस दुनिया में, वो जिन्ना अंकल ही थे। क्यों? उन्होंने धर्म के नाम पर पहले एक मुल्क बनवाया कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ नहीं रह पाएंगे। उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो उसके अंदर बोला गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक साथ रह लेंगे। तो भैया मुल्क ही क्यों लेना था तुम्हें? खुजली थी, जिसको खुजली बोलते ना, खुजली थी, इसलिए जिन्ना अंकल ने मुल्क बनवाया और बेदर्दी से मारे गए पाकिस्तान में। जिन्ना की जो शायद लड़की थी वो शायद भारत में वापस आ गई थी। जिन्ना इतना जहरीला इंसान था, उसने जो हिंदुस्तान में उसका पिलोट था, जो मकान था, उसको बेचने से मना कर दिया था कि नहीं, मैं तो रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे आकर रहूँगा। तो मूर्ख इंसान, क्यों तूने देश बनवाया था दूसरा? बीमारी बनाई है, एक मुल्क नहीं एक बीमारी बनाई है जो सबको फैल रही है धीरे धीरे। और पूरे पाकिस्तान की यही हालत है। जिस दिन से तुम आज़ाद हुए हो उस दिन, आज़ाद तो नहीं बोल सकता मैं, गलत लफ्ज़ है, जिस दिन से तुम्हारा जन्म हुआ है उस दिन से तुम अपने पैरों पे कब खड़े हुए हो? कभी अमेरिका से भीख ले रहे हो, कभी किसी से भीख ले रहे हो, अब चाइना से भीख ले रहे हो, कभी तुर्की से भीख ले रहे हो, कभी सऊदी अरब से, कभी यूएई से। भीख पे तुम्हारा मुल्क चलता, तुम भिखारी हो पूरी तरह से। इस बात को मानो, मानना सीखो। और तुम में से कोई देशभक्त नहीं है। तुम्हारा आज मौका लगे तो तुम आज देश छोड़ के भागने को तैयार हो, तो तुम्हें कोई लेता नहीं है, सब भगा देते हैं, तुम्हारे बिरादर मुल्क भी। हर बंदा अपने मुफाद में लगा हुआ है। कम से कम ये बात है, अवाम के लिए भी कुछ सोचें। कोई ऐसे हुक्मरान चाहिए को अवाम के लिए मुखलस हों, अवाम के लिए सोचें। लेकिन कोई भी, मुझे तो दुनिया में भारत की जय होकार हो रही है। हर तरफ किसी भी मुल्क को देखेंगे, हमारे खुद पॉलिटिशियन भी तारीफ़ें करते हुए नज़र आते हैं। क्या हमें इंडिया से कुछ सीखने की ज़रूरत है? अगर आप बात करेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है। क्या वजूहत है कि नरेंद्र मोदी की तारीफ है, या वो तो तरक्की पर तरक्की करते आ रहे हैं? अभी यूएस के अंदर गए थे नरेंद्र मोदी, अमेरिका के अंदर जाकर व्हाइट हाउस के अंदर उन्होंने कहा कि हमने इंडिया पाकिस्तान कर करके अपना बड़ा वक्त बर्बाद कर दिया, अब हमें आगे जाने का बारी है। अब बताएं, चांद पर गए कि नहीं गए? चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया। देखें जी, मोदी वो जिसको इंतहा पसंद कहा जाता था, लेकिन उसने कम से कम ये तो किया, अपने मुल्क की इकॉनमी को तो स्ट्रॉन्ग किया है। अब उसमें कम से कम अवाम ये बात नहीं है कि अवाम आटे दाल के लिए रो रही है। अवाम जो है वो क्या कर रही है कि अवाम हमसे ज़्यादा खुशहाल है। अब देखें, उधर सैलाब आया है, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है कि हमने कहा इक़दाम किए हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपने जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूरोप, ऑल दी पाकिस्तान में 40% जो राइस है वो इंडिया के एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन वो अब उन्होंने रोक दी है कि मेरी अवाम इधर सैलाब में मुब्तला है, वो उधर कैद साली हो रही है, तो वो कहते हैं वो चावल हमने रोक दिए हैं कि मेरी अवाम खाए। हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, सैलाब आ रहे हैं, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि हमने सीट लेनी है, किस तरह करना है। दुबई में मुलाकातें होती हैं, अवामी पैसा दुबई पे ज़ाया हो रहा है, यहाँ तो ब्यूरोक्रेट्स की गाड़ियों पे हो रहा है, यहाँ दुबई में ज़ाया हो रहा है कि सिर्फ ये हर मरतबा ये मीटिंग होती है कि वज़ीर आज़म किसको लेके आना है। अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी हमारे मुल्क का, बस खुदा रहम करे को हमारे हुक्मरानों को कम से कम इतनी तौफ़ीक आए कि वो अवाम के लिए कुछ सोचें कि हम एक गरीब मुल्क के हुक्मरान हैं,
हमारी ब्यूरोक्रेसी का तो प्रोटोकॉल ही ख़त्म नहीं होता। हमने क्या करना है? आप रिजर्व की बात कर रहे हैं। वो प्यारे भाई, रिजर्व तो होते हैं कि जो मुखलस कौमें होती हैं, जो अपनी आवाम के साथ मुखलस होते हैं, वो लोग रिजर्व का सोचते हैं। इन लोगों ने क्या सोच रहे हैं? ये तो अपनी जेबों का सोच रहे हैं। ये देखें, डॉलर वो नीचे आया है, जब वो कर्जे की किस्त है उसके बाद फिर डॉलर ऊपर जा रहा है। अब फॉरेन देखेंगे, एक्सचेंज रेट पे देखेंगे तो डॉलर 310 का ही मिल रहा है अभी भी। सर वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर नाम आपका? मोहम्मद असलम तबस्सुम। ज़बरदस्त हो गया। वकील साहब हमारे साथ मौजूद है। सर मैं बात करना चाहूँगा फॉरेन रिजर्व के ऊपर। सर फॉरेक्स रिजर्व किस तरह से बढ़ते हैं किसी भी मुल्क के, और फॉरेन रिजर्व कितने इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी मुल्क के लिए? किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसकी ये निशानी है कि उसके पास उसके पल्ले क्या है। जब हमारे पल्ले ही कुछ नहीं, तो हम जो मर्ज़ी सफ़ेद कपड़े पहन लें, अंदर से हम खाली हैं। अच्छा। अंदर में कुछ नहीं है, सरासर तबाही है, बर्बादी है। आप अपना नोट छाप के, नोट छपा के अपने लोगों को तो रिलीफ दे देंगे मुश्किल से। गरीब से तर होता जा रहा है, अमीर तर होता जा रहा है। इस मुल्क में सिर्फ अमीर की हुकूमत है, अमीर ही सब कर रहा है। इस मुल्क से कोई मुखलस नहीं आज तक, कोई भी। हमारे फॉरेन रिजर्व फॉरेन जी रिजर्व जो है ना, वो ये है कि मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, मैं गुज़श्ता 30-40 साल से देख रहा हूँ, इस मुल्क को तबाह करने के लिए सारे आए हैं। ये मुल्क पाकिस्तान वो ज़ख्मी बेवा है जिसके साथ हर कोई बुरा भला करके चला जाता है जी, उसके कपड़े कोई नहीं पहनाता। सर आपने बेवा की यहाँ पर पाकिस्तान को तशबीह दी बेवा से। अगर मैं यहाँ पर आपको रिलेट करूँ इंडिया के, आज फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन डॉलर्स हो गए हैं। सर पूरी दुनिया हैरान है कि वो इतने रिजर्व को किस तरह से परवान चढ़ाते जा रहे हैं डे बाई डे। हाँ, मैं बताता हूँ। उनके जहन में एक बात है, जो उनकी हुकूमत है ना, वो हुकूमत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क को देखती है, अपने ज़ाती मफाद को नहीं देखती। वो अपने मुल्क को एक बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं, और उस ताकत के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। उस ताकत बनाने के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी। उन्होंने इंडस्ट्री में और अपने दूसरी मसनूआत में इतनी तरक्की की है कि मैं यूएई में गया हूँ, मैंने देखा है जहाँ कभी मेरे मुल्क पाकिस्तान का चावल था दुकानों पर, आज वहाँ पर इंडिया की बोरियां और वहाँ पर छोटे छोटे पैकेट पड़े हैं जिसके ऊपर मेड इन इंडिया, पाकिस्तान की मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। जब यहाँ पे हम अपने हालात, अपने मुल्क के हालात को बर्बाद करने, हर बंदा यहाँ बर्बाद करने पर तुला हुआ है। वो सिर्फ ये देखता है कि मैंने कल अपने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है। भाग में गया मुल्क कहाँ जाता है, किधर जाता है, हम तो जहाँ भी जाएंगे जी लेंगे। सर हर एक चीज़ में इंडिया आगे जाते जा रहा है, पाकिस्तान का कहीं नामो निशान नहीं नज़र आता। स्पेस टेक्नोलॉजी में देखें, इंडिया चांद पर चला गया, चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया। टेस्ला कंपनी इंडिया में आ गई जो कि बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेकर आती है। सर उसके बाद अगर बात करूं एप्पल की, अमेज़ोन की, गूगल की, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों का मैं आपको नाम गिनवा सकता हूं। दुनिया के जो अपने अंदर सर रिजर्व रखते हैं वो कंपनीज, किसी भी मुल्क में चली जाए उस कंपनी के फॉरेन रिजर्व ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। तो सर इंडिया के अंदर ही क्यों, पाकिस्तान क्यों नहीं? भाई मैं अर्ज़ करता हूँ, फ़र्क ये है, वहाँ पर पहली तरजीह उनकी मुल्क की सलामती है, अवाम बाद में है। हमारे मुल्क में सबसे पहले पेट, अपने ज़ाती पेट की सलामती है, मुल्क बाद में। बच गया तो मुल्क का, नहीं तो भाड़ में गया मुल्क है जी। हर कोई शख्स, मैंने कोई ख़ुसूसन रजीम जो 30-40 साल से मैं देख रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मैं तो ये समझता हूँ कि वो किसी साजिश के तहत ही हमारे मुल्क के साथ ये हाल कर रहे हैं, वरना ऐसा हो नहीं सकता। सर साजिश लोग हम पे ही करते हैं, साजिश अगर हम पर ही क्यों? इसलिए कि बिकाऊ माल यहाँ ज़्यादा है, यहाँ बिकाऊ माल ज़्यादा है, मतलब हम बिक जाते हैं। मैं वो एक अमेरिकन ने कहा था ना कि पाकिस्तानी अपनी माँ को भी बेच देते अपने पेट के लिए, अपने पैसों के लिए। तो इतनी बड़ी उसने नहीं, यहाँ तो कोई इंसल्ट महसूस ही नहीं करता। यहाँ इंसल्ट शेम प्रूफ लोग हो गए हैं हम इस मुल्क का हाल करने में। इस हमारी आवाम, हमारा अपना ज़ाती हाथ भी है कि हम लोगों को बिरयानियों पर,
हम ज़रा से लालच पर उन लोगों को आगे ले आते हैं। ये नहीं देखते कि ये मुल्क हमारे का दोस्त है या दुश्मन है, ये हमारे साथ अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। नहीं, हम ये नहीं देखते। हम हर बंदा जाति, मैं ये नहीं कहता मैं अपने आप को बीच में से एक्सक्लूड कर रहा हूँ, नहीं। हम लोग सिर्फ मफाद परस्त हैं। जब कोई मुल्क में लोग मफाद परस्त हो जाए फिर वो मुल्क ज़िंदा नहीं रहते। अब मेरा मुल्क आखिरी सांसें ले रहा है, समझ आए ना। मुल्क का 90% तबाही बर्बादी हो चुकी है। 10% सिर्फ ये है कि वो पब्लिक में दम है। सर हम एक दूसरे की टांग खींचने पर तुले हुए हैं। अगर आप देखेंगे हर तरफ और हर एक फील्ड के अंदर यही चीज़ देखी जाती है। अगर आप बड़े से बड़े लेवल पर चले जाएं, अगर पॉलिटिशियन को देखें तो उसी से शायद हम सीख रहे हैं। लेग पुलिंग करना हम पाकिस्तानियों की मेरे ख्याल से ये आदत बन चुकी है। वर्ल्ड वाइड के अंदर कहीं कितने भी बड़े स्टेज पर चले जाएं वहाँ पर भी लेग पुलिंग हो रही है, लोग कर रहे हैं। लेग पुलिंग से हम क्यों नहीं बाज आते? सर लेग पुलिंग वहाँ पर अगर कहीं हो रही है ना, लेग पुलिंग वो इस हद तक करते हैं कि उनके मुल्क के मफाद को नुकसान नहीं पहुँचता। सिर्फ पार्टी के हद तक नुकसान हो तो हो, मुल्क के मफाद को उनके नुकसान, मॉनेटरी नुकसान हो या कोई और हो, उसको नुकसान नहीं पहुँचाते, ना पहुँचने देते हैं वो लोग। वो हमारे और उनमें फ़र्क क्या है? हम वतन परस्त नहीं हैं, वो लोग वतन परस्त हैं। वो लोग कौम परस्त हैं, हम कौम परस्त नहीं हैं। हम आज भी पंजाबी दूसरे तीसरे में घुसे हुए हैं। अगर हिंदुस्तानी वो सर कहता है मैं हिंदुस्तानी हूँ, समझ आए ना। मुसलमान भी यही हम बाहर जाते हैं तो मैं क्या बताऊँ कि वो अरबिया जिन पर हम तकिया करते हैं वो हमें पहले क्या कहते थे, कुल्लो पाकिस्तानी। बस मैं आगे नहीं बोल सकता, समझ आए। क्यों भला हम जब बाहर जाते हैं, लोग हमारे दोस्त बाहर जाते हैं कमाई के लिए जाते हैं ना, तो उनमें से अक्सर लोग मुर्गी ज़बा करते हैं, अंडे नहीं खाते। कोशिश होती है कि मुर्गी करके, जबकि इंडिया के मैंने लोग देखे हैं वहाँ पर वो हर चीज़ अपने मुल्क के लिए सोचते हैं और मुल्क के लिए वो करते हैं। देखे ना, मुल्क सुरखुरू भी तो हो गया दुनिया में। और हम जो है ना, हम यकीन का हिस्सा है। बिल्कुल सही। और अगर हम आर्मी को पीटते हैं कि आर्मी ये करता वो करता है, उनको मौका किसने दिया? बिल्कुल हमने दिया। हमको मौका जब भी मैंने देखा, अयूब खान का दौर था, हैं जी, मैं इस वक्त 78 साल का हूँ। बोगरा ये वो जिस दौर से चवन से लेके आज तक जिसमें मेरी होश है, मैं यही देखता हूँ लेग पुलिंग होती है, एक दूसरे खींचे, किसी भी को टिकने नहीं दिया गया। आर्मी को खुद मौका दिया गया, हम खुद दावतें दिए, ख़त लिख कर कहा है मर गए हाय आ जाएँ आ जाएँ आ जाएँ, मिठाइयाँ बाँटी हैं हमने। जब हमने खुद उनके बागडोर और अपने उनके हाथ में नुकेल दे दिया तो फिर घोड़ी कहे कि मुझे अपनी मर्जी से ना चला, तो घोड़ी तो चलेगी फिर भाई। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो ख़त्म हो गई है और ये जो लास्ट वाला वकील साहब था इन्होंने काफ़ी सेंसिबल बातें करी, सारी बातें ठीक करी एक तरह देखा जाए तो। और पाकिस्तान की इज्जत जो सऊदी अरबिया यूएई में है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आजकल तो तुर्की में जो इज्जत है इनकी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। इनकी बेइज्जती होती है दिन रात पाकिस्तानियों की। जो सऊदी अरब के यूएई के मुस्लिम्स हैं तो उनको तो मुस्लिम समझते भी नहीं हैं, ये बात सच है और इस बात में कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान के जो लोग हैं ना किसी भी कंट्री में जाते हैं तो प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हर किसी के साथ मिलकर रहते हैं, कल्चर सेलिब्रेट करते हैं, अपने देश के बारे में सोचते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं और जहाँ रह रहे हैं उस मुल्क की भी अच्छी कामनाएं करते हैं। ये सब बातें हैं हमारी। और पाकिस्तानियों को तो उनकी थिंकिंग पता ही है और आप सबको पता ही है। आप सभी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, क्योंकि आजकल आप हमारी वीडियोज़ कम देख रहे हैं। कुछ सुधार करना होगा तो हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई शेयर नहीं हो रहा है, कोई लाइक नहीं हो रहा है, इसलिए प्लीज़ करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 924 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, 75 सब्सक्राइबरों की कमी है हमारे पास। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।